हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है वायु, जीवन के लिए आवश्यक। आइए आज हम लोग इस चैप्टर में हवा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हवा और वायु में अंतर होता है। तो वह हवा किसे कहते हैं? तो गतिमान गतिमान जो हवा होती हैं, गति में कोई भी अगर मतलब कोई भी वायु अगर गति में है तो उसे हम क्या कहेंगे? हवा कहते हैं। तो हम लोग वायु को पढ़ेंगे। गतिमान वायु को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। तो वायु के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि वायु कहाँ से मिलता है या फिर मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। आइए देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि क्या वायु हर जगह उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। हाँ, वायु हमारे चारों ओर स्थित है। वायु स्थान भी गिरती है। अब यह कहाँ का देखने को मिलेगा कि जैसे कि हम कैसे समझे कि वायु स्थान भी गिरती है। तो एक देखिए, खाली बोतल लीजिएगा। खाली बोतल लेने के बाद अब देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ मत डालिए, उसमें केवल ढक्कन लगा देने के बाद उसको दाबने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या होता है, को नहीं दबता है। यानी कि हम क्या समझे कि यहाँ पर क्या भर गया? एयर भर गया, यानी कि हवा भर गया। तो वायु हमारे चारों ओर स्थित है और वायु स्थान भी घेरती है। अब जैसे कि बोतल से ही बोले, अगर बोतल सफ़ेद है तो क्या उसमें दिख रहा है कि वायु का कोई रंग होता है? तो बोलना है कि वायु का कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु को आर पार देख सकते हैं। वायु को आर पार देख सकते हैं, अतः वायु जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। जैसे कहीं पता है ना कि बोतल से ही आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ढक्कन लगा दिए। ढक्कन को जब हटा दिए तो उसमें क्या आ गया? हवा। तो पहला चीज़ क्या सीखी कि वायु स्थान भी गिरती है। फिर देखिए इसमें कैद हो गया हवा, तो वायु का कोई रंग था? तो नहीं। और इसके हम आर पार भी दे सकते हैं, तो अतः वायु क्या है? पारदर्शी होता है। इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल। वायुमंडल, तो वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और जो हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे चारों ओर हवा रहती है, और इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु किन किन चीज़ों से बनी है। तो वायु जो है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए जानते हैं कि इन मिश्रणों में क्या क्या शामिल है। वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो अनेक गैसों का मिश्रण है, मतलब अनेक उसमें पदार्थ मिले हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे कि मतलब जो वायु है वो किन किन पदार्थों से या मिश्रणों से मिलकर बना है, और इन मिश्रण में क्या क्या चीज़ पदार्थ शामिल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि वायु में जल वाष्प की उपस्थिति। मतलब कि जो वायु है उसमें क्या रहता है? एयर में जल वाष्प रहता है। जल वाष्प कैसे रहता है? तो उसको हम कैसे मतलब देख सकते हैं? तो एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कि बरसात के दिन में कागज पर नमक रखने पर कुछ समय बाद कागज गीला हो जाता है। या अब जैसे भी मान ली कागज है, वहाँ पर जब नमक रखते हैं, या फिर अब कई कागज है वहाँ पर चीनी रख देते हैं, तो पिघलने लगता है। तो यानी कि वहाँ में ऐसा मतलब गीला हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कागज गीला हो जाता है, चीनी रखिए, नमक रखिए, वो गीला हो जाता है। वो गीला क्यों होता है? हवा लगने पर वो गीला क्यों हो जाता है? तो यह मतलब गीला हो गया, और गीला होने के बाद उसमें पानी आ गया। एक तो से पानी आया, तो यह पानी कहाँ से आया? तो यह पानी वायु से आया, जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। यानी कि नमक को गीला करने का काम कौन किया? तो पानी किया। और पानी कहाँ से आया? था हवा से। और हवा में पानी क्या रहता है? वायु में पहले से पानी जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो आप इसको समझे होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर नमक रखिए या फिर चीनी रखिए, जो थोड़ा बहुत गीला हो जाता है किनारे किनारे, वो पानी की वजह से होता है। और यह पानी कहाँ से आता है? तो यह पानी वायु से आता है। और वह किस रूप में उपस्थित रहता है? तो जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो आप लोग यह चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, अब इसका रिलीज हम लोग कैसे करेंगे, मतलब एहसास कैसे करेंगे कि वायु में ऑक्सीजन होता है? तो देखिए, हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि मतलब जो हवा हम लोग लेते हैं सांस के रूप में, तो उसमें ऑक्सीजन है। और फिर है कि किसी भी वस्तु को वायु की उपस्थिति में ही हम जला पाते हैं, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और कोई भी पदार्थ है अगर उसको जलाना है, तो बिना ऑक्सीजन को हम उसको नहीं जला पाएंगे। तो अगर उस वहाँ से हवा को गायब कर दीजिएगा, यानी कि वायु को गायब कर दीजिएगा, तो कोई भी पदार्थ नहीं जल पाएगा। तो वहाँ से यह समझ में आता है कि वायु में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु में नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है।
चाहे है। देखिए कहीं भी अगर ऑक्सीजन जो है, अभी प्रतिशत हम बताएंगे तो क्या होता है, 4/5 भाग जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। अगर 5 रुपया, अगर समझिए कि 5 रुपया कहीं पर है तो 4 रुपया का है नाइट्रोजन है और 1 रुपया ऑक्सीजन है, इस तरह से समझिएगा, भाग है। तो 4/5वां भाग क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो वायु में नाइट्रोजन जो होता है, वायु में नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। अब जानते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग देखिए अलग अलग पढ़ रहे हैं कि देखिए पहला कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट फिर से चलते हैं इधर से, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वायु किन किन चीज़ों से बना हुआ है, मतलब किन किन चीज़ों से बनी है, तो अनेक गैसों से मिश्रण से। तो इन मिश्रणों में क्या क्या शामिल है, तो अनेक अनेक प्रकार का गैस पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए पहले हम लोग पढ़े जलवाष्प की उपस्थिति, फिर पढ़े ऑक्सीजन की उपस्थिति, फिर नाइट्रोजन की, फिर हम लोग पढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे हम लोग पहचान करेंगे, चाहे कैसे वहाँ पर मतलब वायु में शामिल हो जाता है, उस चीज़ को जानेंगे। तो लकड़ियों, ध्यान से देखिएगा कि लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो वायु में सम्मिलित हो जाती है या मिल जाती है। यानी कि कोई भी अगर पदार्थ जल रहा है वातावरण में तो वहाँ से क्या निकलने लगता है, CO2, यानी कि लकड़ी को कह सकते हैं। लेकिन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो वायु में क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। और फिर कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए लेते तो हैं जीव जंतु O2, लेकिन छोड़ते क्या है, तो CO2। तो वहाँ से भी अधिकता हो रहा है कि सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ये चीज़ समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं कि वायु में धूल कणों की उपस्थिति, वायु में धूल कणों की उपस्थिति ये कहाँ हमको देखने को मिलता है कि जब अंधेरे कमरे में टॉर्च लगाकर, मतलब टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर टॉर्च जल रहा है, यहाँ पर टॉर्च जल रहा है तो जो रोशनी आता है ना, यहाँ पर एक ऐसे बनेगा, ये छोटे छोटे इसमें कण दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कण दिखाई देते हैं। तो अंधेरे, ये तो क्या है, हवा में दिखाई देता है। तो अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखने पर कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए कण धूल के कण हैं। ये चमकते हुए कण किसके कण हैं, धूल के कण हैं। और इससे पता चलता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित रहते हैं। तो इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वायु की संरचना, क्या क्या चीज़ शामिल रहता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो वायु में किन किन चीज़ों से बनी है, तो जलवाष्प उपस्थित रहता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल कण, इतना चीज़ मिले हुए रहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि वायु की संरचना कितना प्रतिशत रहता है। तो प्रतिशत के हिसाब से कहेंगे तो वायु में नाइट्रोजन गैस 78% होता है, वायु में ऑक्सीजन गैस 21% होता है, जबकि शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण एवं अन्य गैस होती हैं। तो यानी कि कहेंगे कि टोटल वायु की संरचना का टोटल 99% ही क्या रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब सम्मिलित रूप रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिलित रूप कुल वायु का कितना प्रतिशत रहता है, तो 99%। कितना प्रतिशत, 99%। और शेष 1% बचा, उसमें क्या रहता है, तो CO2, जल वाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसें रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को, तो कोई पानी में रह रहा है, और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो पॉइंट है कि जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है, जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। आइए समझते हैं किस प्रकार से देखेंगे हम लोग कि जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित कैसे होता है। तो मिट्टी में वायु, यहाँ पर पॉइंट आ गया मिट्टी में, यानी कि मिट्टी में अगर कोई जीव रह रहा है जमीन के अंदर तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, तो पॉइंट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि देखिए मिट्टी में क्या होता है, तो मिट्टी में वायु रहता है। तो कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ से कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है, मिट्टी जो है छोटे छोटे कणों से बनी होती है, और उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें वायु रहती है। जैसे कि मिट्टी का अगर है टुकड़ा, इसमें छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्थान रहते हैं, और इन्हीं में क्या होता है, गैप गैप में जो रहता है जगह, खाली स्थान, वहाँ पर क्या होते हैं, वायु भरे होते हैं। यदि मिट्टी में वायु न रहे तो मिट्टी के अंदर का कोई भी जीवित
मतलब कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। यदि मिट्टी में वायु नहीं रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीवित नहीं रह पाता। अगर वहाँ पर हवा रहबे ना करता तो ऑक्सीजन कैसे लोगों को मिलता और कैसे लोग जीवित रहते थे। मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत क्या रहता है, वायु रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु का उपयोग। वायु का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम लोग वायु का उपयोग देखते हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हवा है वो सभी जीवों के लिए, देखिए वायु हवा में क्या अंतर है तो भूलना नहीं है। देखिए वायु तो आप समझ रहे हैं कि हवा है एक तरह से, लेकिन गतिशील गतिशील वायु को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई वायु है और वो गति में है तो गति में रहता है, आप लोग देखे ही होंगे। तो गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। तो वायु की यदि हम हवा भी बोल सकते हैं वो गलत नहीं है। तो वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है और वो घूमने से क्या होता है, अब पवन चक्की है तो पवन चक्की का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पवन चक्की का उपयोग आटा चक्की को चलाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझे कि तेज वायु का कहाँ प्रयोग होता है, तो पवन चक्की घुमाने में। पवन चक्की का प्रयोग कहाँ होता है, तो आटा चक्की चलाने में। और भी वायु के अन्य कार्य हैं, जैसे कि वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़े हैं कि बादल, जब बादल है पहाड़ पर्वत से टकराती है तभी वर्षा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पर्वत है और बादल यहाँ पर है, तो बादल को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो कौन उसको ले जाएगा, हवा यानी कि वायु ले जाएगा। तो वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न स्थानों पर या स्थलों पर बारिश होती है। यह पौधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में भी सहायता करती है। और यह देखिए किसी हवा की वजह से क्या होता है कि एक जगह का जो बीज है मतलब यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर नए पौधे उग जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि यह पौधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में भी सहायता करता है। और यह पक्षी चमगादड़ एवं कीटों को उड़ाने में भी मदद करती है। और हवा की सहायता से ही चमगादड़ या अन्य कीटों पक्षी उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ पौधे का महत्व, यानी कि पेड़ पौधे के हिलने डुलने से ही वायु उत्पन्न होता है एक तरह से। तो देखिए पेड़ पौधों का महत्व, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। समझिएगा पेड़ पौधों का महत्व को, कि सभी जीव ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जीवों के लिए जो है ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को देते हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए एवं इनकी देखभाल करना चाहिए। पेड़ पौधे का महत्व को समझिए। क्या करते हैं कि सभी जीव जो हमारे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 को ले लेता है और हमें क्या देता है, O2 देता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर देखिए CO2 यदि बढ़ जाएगा तो हमारे जो वातावरण है वो भी गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा कि CO2 को बढ़ने से क्या होता है, तो वातावरण बढ़ता है और वातावरण बढ़ता है उससे ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो पेड़ पौधे का, तो पेड़ पौधे जो वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और हम लोग को क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो इस तरह से हमें पेड़ पौधों के महत्व को समझना चाहिए। तो पेड़ पौधों के महत्व को आप लोग समझे होंगे। और यह चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पौधे का कहानी। 4 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधे की कहानी। तो यह मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।